हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता फिर से आपके सामने प्रकट हुआ हूँ आज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर। आज बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक हो सकता है आपको बेसिक्स मिले, वो इसलिए कि बस कंसेप्ट्स मुझे कवर करने थे, सो दैट्स वाई। अदरवाइज सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ लगे होंगे और फिजिक्स के साथ साथ आप केमिस्ट्री और मैथ्स भी सही कर रहे होंगे। और यही है बेटा मौका, कर डालो फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं और वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। चलो आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूँ। कंसिडर ए स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ डेंसिटी, मास डेंसिटी दे रखा है बेटा, रो आर इन फ्री स्पेस में बेटा, ठीक है, ध्यान से एम जी इग्नोर करना है। फिर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, द गैसियस क्लाउड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द कॉमन सेंटर। देखो दोनों की कॉमन सेंटर है, सेम काइनेटिक एनर्जी केस है, सेम काइनेटिक एनर्जी केस है। फिर से रिपीट करो, अंडरलाइन करो, सेम काइनेटिक एनर्जी केस है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इफ रो आर इज कांस्टेंट इन टाइम। द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एन ऑफ आर बराबर रो आर बाय एम इज व्हाट। ओके, देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा, उसने बोला बेटा बोर्ड पे देखो कि इस तरीके से गोला है और इसकी मास m है और रेडियस कितनी है बेटा, r है। दूसरी कह रहा है गैस जो पार्टिकल्स हैं, सपोज जो ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं है, ये गैस पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, स्पीड सेम नहीं है भैया। क्या सेम है भाई साहब, क्या सेम है? काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा। अगर जैसे उसने बोला ना काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको तुरंत उसी वक्त क्या सोचना था कि साला मुझे तो ऐसे टर्म्स में निकालना है, कि मुझे ऐसे टर्म्स में निकालना है रिलेशन ताकि उसमें काइनेटिक एनर्जी दिखे, ना कि v के टर्म्स में, क्योंकि v सेम नहीं है, v सेम नहीं है। कौन सेम है? काइनेटिक एनर्जी। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे आप, जी एम बाय आर स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, जल्दी से बोलो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का लिखूं, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से जिसने एम छम करके कुछ निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अपने को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए। तो मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 से कर रहा हूँ ताकि मुझे ये दिख गया। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी के, इसको के से डिनोट कर लेते हैं। तो बताओ क्या है अपने पास, जी एम बाय आर स्क्वायर बराबर बताओ 2k बाय आर। अब छम छम कर दो बेटा, तो यहाँ से m अपने पास क्या आ गया, 2k r अपॉन में g स्मॉल m। ध्यान से देखो आपको कुछ दिखेगा, पूछो क्या दिखेगा। ये m जो है डिपेंडेंट है किस पे, r पे। m डिपेंड्स ऑन r। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ डिफ्रेंशिएट, और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा, dm बराबर कांस्टेंट बाहर आ जाएगी 2k बाय जी m, अंदर क्या बचेगा dr, और इसका इंटीग्रेशन ऐसे सोच लो। अब मुझे धर्म है dm लिखना, ये क्या लिखूंगा, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो। उसने बोला है कि गैसेस पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो वॉल्यूम में, तो आप r पे जाके बेटा क्या करोगे बताओ, एक पतली सी लेयर बनाओगे और इस वॉल्यूम में जितने गैसेस पार्टिकल्स, और वो लेयर क्या होगी, आर पे जाके क्या मानते हो बेटा, डी आर। आपके तो खून में बसा होगा ये, तो यहाँ पर डी वी क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब जाके डी एम क्या लिख सकता हूँ मैं, रो डी वी। बोलो सही है, तो डी एम की जगह क्या रखूँ, रो डी वी। अच्छा आपको पता है बेटा कि जो रो है, ये रो वर्सेस रो ऑफ आर दे रखा है, इनटू वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बराबर, बताओ आप क्या लिखोगे, 2k अपॉन जी एम, ये स्मॉल एम है, इनटू डी आर। तो छम छम, बोलो सही है, छम छम। तो बताओ यहाँ से रो ऑफ आर क्या आ गया बेटा, क्या आ गया आपके पास, k अपॉन में 2 GM पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है, छम छम 2 k अपॉन 2 GM। तो ये अपने पास रो ऑफ आर। क्या आपसे वो ये पूछा है
नहीं। आपसे वो क्या पूछा है, देखो मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आपसे पूछा है इफ रो ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट विद टाइम इन टाइम दिस पार्टिकल्स नंबर डेंसिटी एन ऑफ आर इक्वल्स टू रो ऑफ आर बाय एम। अच्छा, वो रेशियो पूछा है बेटा रो ऑफ आर और एम का, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो वो क्या पूछा है बेटा, रेशियो पूछा है। तो बस अब तो खेल खत्म हो गए। तो वो क्या पूछा है, एन बराबर रो ऑफ आर अपॉन में एम। तो रो ऑफ आर बोलो क्या है बेटा, के अपॉन में 2 GM पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, एम। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनली क्या आ गया, के अपॉन 2 GM स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज एन। अब ये ऑप्शन देखो किस में है, यही तो पूछा है उसने। ये ऑप्शन किस में है, देखते हैं किस में। ये ऑप्शन है बॉम्बे में। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप देखो अच्छे से बेटा। और फिर समझ नहीं आया, पहले तो आप क्वेश्चंस जब भी स्क्रीन पे आए तो उसको रीड करने के बाद पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, और उसे रीड करते वक्त पॉज करोगे, खुद से करोगे ट्राई, और फिर नहीं होगा देन यू विल वॉच आउट सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 एक मल्टीपल करेक्ट है, तो एक एक ऑप्शन देखेंगे, ध्यान से रहे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, मेरे साथ पॉज करोगे, आप भी रीड करोगे और मैं भी रीड करूंगा। चलो रीड करते हैं। अ सॉलिड spherical planet of mass 2m and radius r has a very thin tunnel along its diameter. A small cosmic particle of mass m is at a distance 2r from the center of the planet as shown. Okay, both are initially at rest. दोनों कहते हैं बेटा दोनों शुरुआत में रेस्ट पे, and due to gravitational attraction both starts moving toward each other. After some time the cosmic particles passes through the center of the planet. कह रहा है कुछ समय बाद कॉस्मिक पार्टिकल्स पासेस करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। एज्यूम द प्लैनेट एंड द कॉस्मिक पार्टिकल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लैनेट्स। ओके, तो आप अगर देखोगे तो फिगर में वो कुछ ऐसा कह रहा है, आ जाओ देखते हैं बेटा। तो आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि वो 2m है, और यहाँ पर एक जो है आपका टनल टाइप इस तरीके से, और यहां से 2r दूरी पर एक कॉस्मिक पार्टिकल है जिसकी मास m है। ठीक है, अब वो आपके पास कह रहा है कि 2m है, उसकी मास हाँ m है बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो अगर जब अट्रैक्ट करेंगे तो सीन क्या होगा बेटा, अगर आप देखोगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सीन क्या होगा, ये इस जो 2m है ये इसकी तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और जो m है आप अगर ध्यान से देखोगे तो m जो उसके फिगर में बना रखा है तो वो m इसकी तरफ आएगी। तो इसकी रफ्तार कुछ भी मान लो, तो ये वाली चीज यहां आ जाएगी। तो इसकी रफ्तार बोलो आप क्या मान लोगे, ये वाली मास यहां आ जाएगी, उसकी रफ्तार क्या बोल दो, मान लो इसकी मान लो बेटा आप v1 आ गई, इसकी कोई भी से v2 बोल दिया, बोलो सही है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। इतनी बात आपको फील आ गई होगी। एक तो मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता हूँ, अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जब भी कहीं से किसी चीज़ को रिलीज किया जाए और कहीं पर जाकर उसकी रफ्तार या कुछ भी हाइट वगैरह पूछा जाए तो हमेशा आपके जहन में एक चीज़ का जरूर ख्याल आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन का। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स में अपनी एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ और आपको भी फील किए होंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कहीं से भी रिलीज किया जाए, हाइट पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, तो एनर्जी कंजर्वेशन के फील जरूर आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब जब मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो पी इनिशियल बराबर क्या लगाओगे, पी फाइनल। और पी इनिशियल अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इसकी रफ्तार थी, क्यों सॉरी दोनों में से किसी की रफ्तार नहीं थी, तो ये क्या थी 0। और पी फाइनल बोलो बेटा, तो पी फाइनल लिखोगे तो सबसे पहले अगर इधर पॉजिटिव मानते हो तो इसको mv1 लिख जाओगे, और उसको नेगेटिव बोल दो तो 2mv2। ठीक है, तो यहाँ से देखो छम हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास v2 बराबर क्या आ जाएगा, v1/2।
तो यहाँ से V2 बराबर V1/2 आ गई, यहाँ से V2 बराबर V1/2 आ गई। अब आप अगर ध्यान से देखोगे नाउ क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन जब आप करोगे तो क्या करूँगा बताओ बेटा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर क्या लिखूँ, के फाइनल मैंने प्लस यू फाइनल। के इनिशियल तो आपको पता है बेटा क्या है 0, बट यू इनिशियल क्या है -G m 2m बाय, और ये दूरी क्या होगी बताओ 2r। ये क्या किया मैंने, आप समझ गए ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, पोटेंशियल Q इंटू वी, इस m को अलग कर लो 2m इधर कर लो, ठीक है बेटा, बराबर K फाइनल बोलो क्या हो जाएगा, दोनों में रफ्तार आ गई तो इसकी क्या करोगे, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, बोलो बेटा। और जब ये करोगे तो और u फाइनल के लिए क्या लिख दोगे माइनस। अब जब u फाइनल लिखोगे तो इस वाले के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, KQ1 Q2 बाय आर, सॉरी KQ बाय आर। और इस वाले के लिए सेंटर पे अगर ये आ गई, किस पे आ गई सेंटर पर, देखो आप क्वेश्चन में बोल रहा है कहाँ तक वो आ जा रही है, आप सोचो बिल्कुल कहाँ तक आ जा रही है, यहाँ तक। हाँ तो आप देखो क्वेश्चन में वो आपको दिखेगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, फाइनल -3/2 सेंटर पे आती है तो याद करो क्या होता है 3/2 KQ बाय आर, है ना। जब एसएनसी में आप देखते होंगे इसको कैसे ट्रीट करते हैं, जब भी ग्रेविटेशन चैप्टर आता है कैसे सोचोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, ठीक है। तो -3/2 Gm 2m/2r, बोलो सही है, यहाँ तक कोई तकलीफ, ठीक है ओके। अच्छा इसकी ये 2r तो यहाँ पर है, सेंटर पे दूरी कितनी है रेडियस r। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बोल दो और एक इक्वेशन बेटा ये बोल दो, तो आपके पास दो इक्वेशन दिख गए, बोलो सही है। और जब दो इक्वेशन दिख गए आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे V1 की वैल्यू रख दो, तो पुटअप करोगे और पुटअप करोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन जो आपके इसमें दे रखा है चेन्नई ऑप्शन देखो, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो बेटा चेन्नई ऑप्शन देखो √8GMM/r आ जाएगा, तो ये चेन्नई ऑप्शन है। आप देखो ध्यान से √8GM बाय सॉल्व करोगे, चेन्नई ऑप्शन में देखा है 3r, तो ये आंसर हो जाएगी चेन्नई ऑप्शन। तो पहला चेन्नई वाला पार्ट तो यहाँ से सॉल्व हो गया, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं, चेन्नई वाला पार्ट तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर देखो आप तो आगरा भी एक, आगरा क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, आप जल्दी से देख लो मैं रब कर रहा हूँ बेटा। आगरा क्या पूछा है बेटा डिस्प्लेसमेंट, आगरा देखो आप क्या पूछा है बेटा, आगरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑफ कॉस्मिक पार्टिकल्स की सेंटर ऑफ मास, तो XUM पूछा है इसमें समझ लो। अब समझो ये यहां से x दूरी पर, तो ये दूरी यहां से कितनी हो जाएगी 2r - x, इधर से x तो इधर से क्या होगा 2r - x, तो बताओ XUM। और ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किस पे बेटा रेस्ट पर, चूंकि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो XUM निकाल करके, और XUM क्या होगा बराबर 0। अब XUM क्या लिख सकता हूं m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो बताओ m1 कितना है m इंटू क्या, इधर से x लियो तो x इधर से ले लो, इसकी मास 2m। अब इसके लिए कितना लोगे बेटा इधर से, तो माइनस का 2r - x अपॉन में m प्लस 2m, और इसको क्या निपटा दोगे 0, तो यहाँ रख दोगे 0। जब यहाँ से सॉल्व करोगे आप देख सकते हो, ऑप्शन देखो आप बेटा क्या ये मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। और इसकी ऑप्शन देखो उसमें क्या दे रखा है 4r/3, देखो आप 4r/3 आ रही कि नहीं, 3m 2 2 जा 4 mm छम छम, तो 4r/3 मुझे दिख गया। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से आपको x बराबर 4r/3, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई कॉस्मिक पार्टिकल। तो आगरा सही है,
एंड चेन्नई तो सही था ही, तो आपके पास कौन कौन से दिखे? आगरा सही है बेटा, चेन्नई सही है। अब बॉम्बे देखो, बॉम्बे देखो कह रहा है एक्सेलेरेशन शुड बी एट सेंटर, ठीक है। बॉम्बे तो करने की जरूरत है ही नहीं, बॉम्बे तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। तो बॉम्बे तो सही होगी। समझ पा रहे हो बेटा क्या बोल रहा हूँ? नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन तो 0 होगा। कहाँ पर? सेंटर पर। सेंटर पर नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। अब आप अगर देखोगे तो दिल्ली पार्ट पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो दिल्ली चेक करते हैं। तो आगरा भी सही है, चेन्नई भी सही है, बॉम्बे सही है। दिल्ली के लिए चेक करते हैं। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब वर्क डन बाय, आप अगर ग्रेविटी देखोगे बेटा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, तो बराबर माइनस डेल्टा यू कर सकता हूं। क्यों? और माइनस डेल्टा यू, ये बात तो आपको पता होगा। तो चाहे तो माइनस बाहर ले लो, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, या फिर u इनिशियल माइनस u फाइनल, जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो बेटा। तो u इनिशियल आपको पता है कितना था? माइनस का g m 2m बाय 2r। फाइनल कितना है बेटा? माइनस का 3/2 g m 2m बाय r। अब देखो, अब जो डेली ऑप्शन देखा है उससे मैच कराने की कोशिश करो बेटा। देखो मैच कर रही है। तो उसने देखो डेली ऑप्शन में क्या दे रखा है? -2gm स्क्वायर बाय r। डेली ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। -2gm स्क्वायर बाय r। अपन देखो करते हैं 3/2। अच्छा एक माइनस, अच्छा एक माइनस और लगेगा ना, ये इसका है और ये माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है ना, ध्यान से। अब देखो करके देखते हैं। तो यहाँ कितना है बेटा? 2/2 छम, ठीक है ना, सही लिखा हो ना बेटा? आंसर आना चाहिए इतना। और 3/2, 3 2 6, 2/3, 3 - 2। देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है उसने। डेली में उसने बोल रखा है -2gm बाय r स्क्वायर होना चाहिए। इसको सॉल्व करो तो -gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर r, और यहाँ 1.5, अच्छा 3 2 6 भी है, तो इधर 6/2 3, बिल्कुल नहीं। आप देखो तो ये आंसर गलत हो गया, दिल्ली भी मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर है इसका आगरा, चेन्नई, बॉम्बे। बोलो बेटा समझ आया? बोले, देख लो कैलकुलेशन में कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? 3 2 6 2, 3 2 6 2/3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 gm बाय r आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये आप देखो दिल्ली ऑप्शन गलत हो गया, तो आगरा, बॉम्बे और चेन्नई। तो आप देखो मल्टीपल चॉइस जब भी होता है बेटा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो टफ नहीं था, बट चूंकि चारों ऑप्शन चेक करने थे, सो दैट्स व्हाई इट इज ए गुड क्वेश्चन। और अब फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसको ध्यान से देखो और फिर नहीं एक बार और देखो, फिर समझो, और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके आ रहा है, और पॉज करें बेटा। ये कंप्रीहेंशन टाइप है, समझो एक पैराग्राफ है, अच्छा सा पैराग्राफ है, आप इसे जरूर रीड करें। मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इसे। Consider a hypothetical solar system which has two identical massive suns, each of mass m and radius r, separated by a separation of 2√3r. Center or to center, okay, where r is greater than r. These suns are always at rest. There is only one planet in this solar system having mass m. This planet is revolving in circular orbit of radius r, such that center of the orbit lies at the midpoint of the line joining the center of the sun, and plane of the orbit is perpendicular to the line joining the centers of the sun. Whole situation is shown in the figure. Answer the following question regarding the solar system. Average force. Okay. चलो बेटा देखो, आप क्वेश्चंस में उसने क्या दे रखा है आपके पास, इस तरीके से है। एक हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जेई पूछ लिया करती है अक्सर पैराग्राफ में, याद है आपको? हम लोग चूंकि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव नहीं पढ़े थे, बट 2013 में शायद ऐसे कुछ एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 2013 के आसपास जेई ने ऑप्टिक्स चैप्टर में नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेटा पैराग्राफ पूछ लिया था, है ना। बट होता है वहाँ, बस यहाँ क्या किया उन्होंने, हाइपोथेटिकल बोल दिया, मान लो 2 सोलर सिस्टम, 2 सन है, तो आप ध्यान से, वो कभी कभी हाइपोथेटिकल से पूछ देता है। और मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरीके से, और 2 मासेस है, वो m है, ये r है, और ये इसके सेंटर से ज्वाइन है, और ये दूरी बेटा इसके कैपिटल R है, और ये वाली जो है अगेन ये वाली दूरी R है, और ये मासेस m है, और यहाँ पर एक प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है, और ये इन्होंने जो दूरी बोल रखा है ये 2√3r। अच्छा क्वेश्चन, अब ध्यान से आ जाओ। तो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो बस कंसेप्ट देखना है, ठीक है। ये 2√3r। अब ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा, तो ये इस तरीके से है, और यहाँ जो प्लैनेट है, तो अगर ये देखोगे, ये वाली जो चीज़ है बेटा, यहाँ से अगर इसकी दूरी ये देखोगे, तो ये क्या हो जाएगी, √3r। जो इधर होगा सेम इधर भी होगा, समझ पा रहे हो ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, √3r। √3r और ये दूरी कितनी है, r, तो √3r और r का √3 और 1 का होल स्क्वायर 4r, ये आ गया 2r। तो अपने पास ये दूरी आ गई 2r, तो ये भी क्या हो जाएगी 2r। इतनी बात तो अपने को समझ आ। अब चूंकि ये प्लैनेट है, तो इसको इधर खींचेगा ये, और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स कुछ ऐसे है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ऐसे लगाई इस पे फोर्स, और ऐसे लगाया गया, और ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, अगर ये r है 3r, ये 2r, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 दे रखा है, ठीक है। ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगी 60, समझ गए ना। ये एंगल हो जाएगी 60, और ये f हो जाएगा, इसको f बोल देते हैं जो फोर्स है, नेट फोर्स f, तो ये एंगल भी कितनी हो जाएगी 60। तो f नेट कैसे आएगा बेटा, इस तरीके से, f नेट, बोलो सही है। तो f नेट बोलो बेटा, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो f नेट अपने पास क्या लिख सकता हूँ, 2f cos 60। कोई तकलीफ, ठीक है। अब अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे तो उसने क्या पूछा है बेटा, एवरेज फोर्स ऑन द प्लैनेट, ओके, एवरेज फोर्स पूछा है। और दूसरा क्या पूछा है बेटा, दूसरा पूछा है ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ दिस प्लैनेट। अच्छा, तो पहले अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, अगर एफ एवरेज पूछा है तो एफ एवरेज मतलब क्या होता है, हमारे खून में बसा पड़ा है कि डेल्टा पी अपॉन में होता है डेल्टा टी। याद करो, सेंटर ऑफ मास में भी खूब करते हैं एवरेज फोर्स, जब बारिश की जो मोटर से पाइप ऐसे दीवार में टकराती है तो एवरेज फोर्स बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और वहाँ पर एवरेज रेडिएशन प्रेशर में भी करते हैं, एवरेज फोर्स निकालते हैं, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बस वहाँ पर डेल्टा टी जो है वो 1 सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि उसका आधा सेकंड है इस बार ड्यूरेशन, आधे ड्यूरेशन में, आप देखो क्वेश्चन पढ़ोगे उसके आधे ड्यूरेशन में दे रखा है, तो ठीक है। तो हमें उससे पहले चाहिए क्या, डेल्टा पी। देखो सोचना कैसे है, क्या चाहिए, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी कैसे आएगा, जब मुझे रफ्तार मिल जाएगी, तो वेलोसिटी मतलब मुझे चाहिए। अब वेलोसिटी कैसे आएगा, जब फोर्स को इक्वेट कर दूंगा, ये इसके चक्कर काटेगी और वो ये तो इसके ऐसे काट रही होगी चक्कर, तो वो किसके बराबर हो जाए, mv²/r के बराबर हो जाए। आपको दिमाग में चमक आ गई होगी बेटा, 2 इंटू, और फोर्स तो आपको पता है बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो आप, उसने शायद यही बोला है ना कि डेल्टा पी चाहिए, एफ एवरेज, बिल्कुल सही बोला है बेटा। तो अब आप देखो क्या करोगे, इसकी जो मासेस है प्लैनेट की, मासेस प्लैनेट की कितनी दे रखी है, कैपिटल एम दे रखी है ना, प्लैनेट की स्मॉल एम दे रखी है, ठीक है, और इन दोनों की स्मॉल कैपिटल एम, इसकी स्मॉल एम दे रखी है, ठीक है। तो क्या रखो बेटा, जी एक के लिए पहले निकाल लेते हैं,
एम एक के लिए निकाल लेते हैं, जी एम एम मल्टीप्लाई 2, बात वही हो गया, पहले वही होगी ना, बात तो वही होगी, चाहे आप 2 से डायरेक्ट नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो एफ नेट डायरेक्ट दिख जाता है 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एक के लिए जो होगा वही 2 के लिए होगा। तो जी एम एम बाय ये दूरी कितनी है बेटा, 2r का होल स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, क्या ही गर्मी है, cos 61/2, छम्मा छम्मा है ना। तो अपने पास बेटा कितना आ गया, जी एम एम बाय 4r स्क्वायर। अब ये फोर्स को किसके बराबर कर दूं, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के बराबर, तो अपनी रफ्तार मिल जाएगी। आप समझ गए ना बेटा क्या करना चाह मैं, mv स्क्वायर बाय आर। चलो बताओ, छम 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 छम, तो यहां से v आपको दिख गया, तो रूट अंडर जी एम बाय 4r, तो ठीक है, तो आपको दिख गया जी एम बाय 4r। अब इसको चाहो तो आप और ओपन कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो 4 को, 4 की जगह 2। तो अब आप देखो आपके पास यार एवरेज फोर्स पूछा है, एवरेज फोर्स पूछा है, तो अब क्या करूँ बेटा, तो v आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डेल्टा p निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा p। आप उससे पहले चाहो तो टाइम पीरियड, अगर दूसरे ऑप्शन में देखोगे बेटा एवरेज फोर्स से पहले टाइम पीरियड भी पूछ रखा है, तो टाइम पीरियड पहले आ जाएगी। अब तो ये आपको समझ आ गई होगी, इसे रब कर रहा हूँ। टाइम पीरियड तो आप बेटा पहले निकाल सकते हो खटाक से, वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपको पता है, 2πr/v, और v की जगह तो ये रख दूंगा, v की जगह तो ये रख दूंगा, बोलो सही है। तो ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, उसमें मैच कराना है। इसको चलो सॉल्व करते हैं पहले, फिर मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। 2πr/v रूट जी एम बाई 4r, इसको अगर मैं बाहर भी निकालूं तो 1/2, इसको और क्या लिख सकता हूँ, 1/2 रूट जी एम बाई आर। तो अगर इसको ऐसे लिख दूं 1/2, ठीक है, तो रूट हटेगा तो पावर 1/2 जाएगी, ऊपर चले जाएगी वो। ऑप्शन देखो आप कौन कौन सा दिख रहा है, दिख गया बेटा। एक ऑप्शन देखो आप दिख रहा होगा 4πr/3/2 अपॉन में रूट जी एम, और ये देखो आप यहां से सॉल्व करो इसको, यही तो आ रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, यही आ रही है कि नहीं। रूट हटेगा तो पावर 1/2 इसके ऊपर, और ये 1/2 ऊपर चलेगी, 2 2 जब 4, ये तो आपको मैनिपुलेशन आती होगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। तो अब आपके पास बेटा, तो ये वाला तो आ गया, सेकंड वाला तो मैं पहले बता दिया आपको, सेकंड वाला आ गया इसमें जो क्वेश्चन है इसमें। अब फर्स्ट निकालना है एवरेज, तो ये आप समझ गए हो, वेलोसिटी आ चुकी है अपने पास बेटा। अब फर्स्ट के लिए अपने को क्या करना है, एफ एवरेज चाहिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब आपको डेल्टा टी का टाइम देखो वो कितने में दे रखा है, t/2 बोल रखा है बेटा। ये कितने सेकंड में अभी बताया आपको, t/2, मतलब अगर t इतना है तो इसके आधे सेकंड में, तो 4 एफ एवरेज लिखना है। अब तो मैनिपुलेशन है, अब तो उम्मीद करता हूं काम बन जाएगी। क्यों, अच्छा पहले अब डेल्टा पी अगर लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, v की वैल्यू कितनी आई थी, v की वैल्यू पहले आ चुकी थी अपनी, v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई थी, 1/2 रूट, इसे मैं रब कर दिया था, ठीक है। चलो अब मुझे करना है, तो डेल्टा पी बताओ कितनी लिखूं मैं, अपॉन में t/2। डेल्टा पी बताओ बेटा कितना लिखूं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम mv, तो यही डेल्टा पी कितना आ जाएगा 2mv, तो कितना आ गया बेटा 4mv/t। अब आपका काम है यहां से इस टाइम की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, 4mv अपॉन में 4π, ठीक है ना। अब तो बेटा आप कर लोगे, समय नहीं है, अगर हम जल्दी कर ले तो अपने पास और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन आप देखो ध्यान से, कंप्रीहेंशन था, मैं नहीं कह रहा हूँ टफ है, और कंप्रीहेंशन मोस्टली टफ नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये इजी ही होता है,
कंप्रेशन सबसे ईजी होती है, ठीक है। बस थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है कि जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो अपने को समझ आनी चाहिए। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना बेटा, ये टाइम की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। अच्छा आपको आंसर मैं बता दूं उसके ऑप्शंस, क्यों, ये तो आपका तो आगरा ऑप्शन हो गया, ये सेकंड वाले का है, और फर्स्ट वाले का जब ये सॉल्व करोगे तो चेन्नई ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, बिल्कुल आएगा बेटा। कंसेप्ट हमें सीखना था वो आ गया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अगेन है मल्टीपल चॉइस, ध्यान से एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी इजी है, लेकिन चूंकि सॉलिड एंगल का कंसेप्ट मुझे कवर करना था, जेई का फेवरेट हो जाता है जैसे ही सॉलिड एंगल आती है, तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए ताकि मैं अच्छी अच्छी बातें कर लूँ। तो सॉलिड एंगल मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़े, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है मेरे साथ। A geostationary satellite is at a height h above the surface of Earth. If Earth radius is r, the minimum co-latitude on Earth up to which the satellite can be used for communication is sin inverse r upon r plus h. ओके चलो, तो बेटा ऑप्शन चेक करने हैं। तो आप देखो पहले क्या बोल रखा है, वो इस तरीके से अर्थ है, ठीक है। तो आप सोचो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो यहां से आप बेटा एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये वाली दूरी तो r तो है ही, ठीक है। तो ये वाली दूरी क्या बोलोगे बेटा, h हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कवर तो कितने में ये एरिया में छोड़ेगा, तो वो ये है, कितने एरिया को कवर करेगा, तो वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी बेटा कितना है r। अच्छा कोलेटीट्यूड एंगल आपको पता होगा बेटा, कोलेटीट्यूड एंगल क्या होती है बताओ, ये वाली यार इसको यहाँ लिख दो, याद करो आप। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको उस वक्त पढ़ाया गया होगा जब इसको ओमेगा से रोटेट कर देते हैं। तो याद करो जी इफेक्टिव क्या हो जाती है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा। तो वो थीटा जो होता है पोलर से, ये वाला बेस, ये वाला कौन सा बेटा इक्वेटोरियल, ये वाला प्लेन कौन सा होता है इक्वेटोरियल, और ये वाला कौन सा होता है पोलर वाली। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पोलर से मतलब वर्टिकल से जो एंगल होता है, दिस विल बी कोलेटीट्यूड एंगल, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। तो दिस विल बी कोलेटीट्यूड एंगल। तो अपने को पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं। तो पहले ऑप्शन में देखो बेटा, अगर ये थीटा है तो ये तो पता है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगी। गर्मी बहुत है इस रूम में, और रात के 2 बज रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक तो भयंकर गर्मी, फैन चला नहीं सकता क्योंकि आपकी आवाज़ ही खराब हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो ये, तो बताओ क्या लिखूँ बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा r अपॉन में r प्लस h। अब ये क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा बराबर r अपॉन में r प्लस h। अब देखो यही ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन तो उसने दे रखा है साइन इनवर्स r अपॉन r प्लस h। तो आप इसको यहाँ से थीटा लिख सकते हो, साइन इनवर्स r अपॉन r प्लस h। तो दिस विल बी द आंसर, और ये पहला ऑप्शन सही है। अब बॉम्बे चेक करते हैं बेटा। अब बॉम्बे क्या ऑप्शन है, बॉम्बे है बेटा द मैक्सिमम कोलेटीट्यूड ऑन अर्थ अप टू विच द सैटेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, वह थीटा की वैल्यू क्या होगी जब तक ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर पाए। अब बेटा यहाँ पर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब सोचो ये कम्युनिकेशन कितने में कर पाएगी, सपोज ये है और सैटेलाइट ये है बेटा, तो ये कितने में छोड़ेगी बेटा, इस तरीके। तो ये वाला जो पोर्शन है इसी में तो कवर कर पाए, समझ पा रहे हो ना सैटेलाइट। तो आप बताओ इसके लिए कैसे करोगे। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ब्लू पेन से अगर बनाऊं, ब्लू मार्कर से, तो आपको ऐसे दिखेगा बेटा कुछ। इसको ब्लू से बनाऊं थोड़ा बस चमकाने के लिए, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये ऐसे। तो फाइनली आपको कैसा दिखेगा बेटा, और दिस विल बी अल्फा, क्योंकि आपको सॉलिड एंगल का पता है 2 पाई इंटू क्या होता है बेटा फॉर्मूला। जैसे सॉलिड एंगल है आपके खून में ये रिलेशन बसी हो जाती है। अब ये अल्फा होगा, और अल्फा क्या है बेटा,
90 माइनस थीटा, अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बोलो कोई तकलीफ? तो यहाँ से तो आप सॉलिड एंगल लिख दोगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुटा देना। अब आप देखो सॉलिड एंगल में इतना है, लेकिन जितना एरिया कवर्ड किया है उसको लिखोगे आप, किसको लिखोगे? एरिया कवर्ड। तो एरिया कवर्ड आप अगर ध्यान से देखो तो एरिया कवर्ड जो लिखोगे बेटा वो क्या लिखोगे? आपको पुराना अगर याद दिला दूं तो फ्लैशबैक अगर थोड़ा सा याद दिला दूं तो आपको पता है बेटा 4 पाई में पूरे गोले में कितना होता है? इस जगह लिख लो, इधर दिख रहा है क्या? आई थिंक इधर दिख नहीं रहा होगा। पूरे गोले में कितना होता है बेटा? 4 पाई अगर चलते हो तो 4 पाई आर ई स्क्वायर होता है। तो सॉलिड एंगल में क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल आर ई स्क्वायर। ठीक है, जब पूरा चक्कर लगाता हूं तो उसमें 4 पाई आर स्क्वायर, आर ई बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ ले रहा हूं। आप अभी यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ आर है तो आप इसको आर ई बराबर आर बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पढ़ाते वक्त थ्योरी में यूज करता हूँ आर ई, सो दैट्स वाई। अब आप ध्यान से देखो तो एरिया कवर्ड क्या लिखूंगा बेटा? सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। तो बताओ सॉलिड एंगल कितना आ गया? 2 पाई इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया कवर्ड। ऑप्शन देखो अब, तो यहां से कितना आ गया? साइन इनवर्स मैक्सिमम जो आएगी साइन इनवर्स, अच्छा नीचे वाला एरिया है, सॉरी ये बॉम्बे पार्ट ये नहीं है बेटा, मैक्सिमम कोलेटिट्यूड। ओके, मैं ये कौन सा वाला कर दिया? द एरिया ऑन द अर्थ एस्केप्ड फ्रॉम द सैटेलाइट इज 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला बेटा मैंने कौन सा कर दिया है? ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो तो बॉम्बे तो सही है ही, तो आपका ये चेन्नई वाला पार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब चेन्नई वाले के बाद आप देखो कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद पटवा। दिल्ली तो होगा नहीं क्योंकि वो दिख रहा है आपको, दिल्ली में क्या देख रहा है? एरिया ऑन अर्थ एस्केप्ड फ्रॉम द सैटेलाइट इज, ठीक है, इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, चलो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो गए बेटा इसमें? आगरा तो सही है, बॉम्बे अगर आप देखो, अच्छा एरिया स्केप्ट समझे ना क्या होता है? एरिया स्केप्ट, एरिया स्केप्ट समझ गए ना? एरिया स्केप्ट क्या लिखोगे बेटा? ऐसे समझो, एरिया स्केप्ट क्या लिखोगे? इस पूरे में इतना है, ये बॉम्बे नहीं है, इसको अपन कर रहे थे। एरिया स्केप्ट बोलो क्या लिखोगे बेटा? ये एरिया कवर्ड है, जो एरिया छूट गया वो एरिया कौन सा छूटा? इस वाले को छोड़ दो तो इधर वाले पोर्शन जो है वो छूट गए, मतलब ये वाले पोर्शन छूट गए, तो क्या करोगे? इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको यहां दिख रहा है क्या? इसको रब कर दूं, पहला तो सही है, यहां लिख देता हूं एरिया स्केप्ट। तो आप चेन्नई और दिल्ली में देखोगे तो चेन्नई और दिल्ली में देखोगे तो एरिया स्केप्ट क्या दिखेगा बेटा आपको? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, उतने में इतना माइनस करोगे, एरिया कवर्ड। ये तो लॉजिकल है, और इसको जब माइनस करोगे इसमें तो क्या बचेगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो तो कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन, तो एक ही तो बात पहले कर चुके थे, ये देखो कौन सा ऑप्शन, 2 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, चेन्नई ऑप्शन है, बिल्कुल सही। क्या बेटा? चेन्नई ऑप्शन है, ठीक है। और बॉम्बे तो सही है ही, ठीक है। और अगर ये भी पूछ लेता कि एरिया कवर्ड कितना हुआ तो ये हो जाता आंसर, चूंकि एरिया कवर्ड नहीं पूछा, क्या पूछा? एरिया स्केप्ड, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? आगरा तो सही है, चेन्नई, ठीक है। दिल्ली में आप चेक करो तो दिल्ली में 1 प्लस कॉस थीटा रखा हुआ है। समझ आई बच्चों कैसे करना है सॉलिड एंगल का यूज, ठीक है। अच्छा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ध्यान से, ये कौन सी सैटेलाइट है बेटा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है।
और आपको प्रॉपर्टीज आपको पता होगी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की टाइम पीरियड 24 आवर्स होती है, इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, बहुत सारी है, 3-4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ध्यान से देख ले आप इसको। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में उठाया हूँ बाइनरी स्टार सिस्टम से। बाइनरी स्टार सिस्टम थोड़ा सा आपको पता है, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस, जब मॉडर्न फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे बेटा, तो उसी से रिलेशन है और बाइनरी स्टार सिस्टम हो जाती है। तो जेई का थोड़ा सा इससे इंटरेस्ट एरिया बढ़ जाता है जेई का, सो दैट्स वाई मैं ये टॉपिक चूज किया हूँ, और अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, सो दैट्स वाई। और चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ रीड आउट करें। और इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, ओके, तो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है तो हम ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए। कह रहा है अ बाइनरी स्टार्स हैज अ टाइम पीरियड 3 years, ओके, गिवन है ये। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अच्छा वेयर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है, 1 year है। वाइल डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 स्टार्स इज 9 times डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ओके, 9 times द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ओके। मास ऑफ 1 स्टार इज इक्वल टू मास ऑफ सन, mass of 1 star is equal to mass of sun, and mass of other star is 20 n times mass of the sun, okay, and mass of the other star is 20 n times mass of the sun, ठीक है। where then calculate n, okay, थोड़ा सा क्वेश्चंस में गिवन है बहुत कुछ, चलो देखते हैं, कोई नहीं बेटा। तो कह रहा है कि 2 स्टार है, आप देखो, एक स्टार मान लो और एक स्टार ये मान लो, दिस इज M1 और दिस इज M2। इन दोनों में बोल रहा है कि दूरी है एक R1 दूरी, और यहां से एक मान लो कोई R2 दूरी। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो गिवन क्या है, और कह रहा है एक ये 2 स्टार की सिस्टम है। अब एक बिल्कुल इसी तरीके से आप समझो बेटा क्या है, एक सन है और एक अर्थ है, इसको मास ऑफ अर्थ बोल दो, इसको मास ऑफ सन बोल दो, ठीक है। और इनकी बीच की दूरी को क्या बोल दिया बेटा, आर बोल दिया, बिल्कुल सही। अब गिवन क्या है, ध्यान से देखो, मैं पढ़ रहा हूं, गिवन क्या है, अ बाइनरी स्टार हैज अ टाइम पीरियड 3 years, ओके, 3 year गिवन है। इसकी जो टाइम पीरियड है बाइनरी स्टार की, ये बाइनरी स्टार हो गया बेटा, ठीक है, ये बाइनरी स्टार हो गया, इसकी टाइम पीरियड कितनी है, 3 years। और क्या दे रखा है, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू 9 times R। कह रहा है इन दोनों का जो दूरी है वो सन और अर्थ के बीच की दूरी का 9 times है, तो दिस विल। और क्या बोल रखा है कि कोई भी एक स्टार का मास सन के स्टार के मास के इक्विवेलेंट है। तो आप चाहे M1 बराबर ऐसे लिख लो, चाहे M2 बराबर ऐसे लिख लो, तो मैं M1 बराबर ऐसे लिखती हूँ। ये चीज इतनी गिवन है। और क्या दे रखा है बेटा, टाइम पीरियड जो अर्थ का है वो कितना दे रखा है बेटा, वो 1 year दे रखा है, रोटेशन अर्थ का। तो इतनी चीज अपने पास गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से सोचते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात आपको याद करो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस में बिल्कुल वैसे, थोड़ी रफ्तार तेज होगी, एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस में बिल्कुल वैसे फ्लैशबैक करा रहा हूँ बस ध्यान से। जैसे एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। तो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाती है तो न्यूक्लियस भी तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा सकती है, बिल्कुल लगाती है, बिल्कुल लगाती है। लेकिन कहते हैं चूंकि न्यूक्लियस की मास बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन की मास से, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके पास आ जाती है, तो वो सेंटर ऑफ मास इसी के पास आ जाती है। ये तो सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाती है, बट ये इस सेंटर ऑफ मास के लगाएगी तो ऐसे लग जाती है। तो कहते हैं जब इसके पास है तो इस पूरे को मान लेते हैं कि ठीक है ये यहाँ पर रेस्ट पे मान लिया, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से केस सन और अर्थ में हुआ। सन की मास बहुत ज़्यादा है किससे, अर्थ से। तो खुद सोचो आप, अगर सन की मास अर्थ से ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास किसके पास आएगा, सन के पास, है ना। तो कहते हैं कि सन के पास आया तो सन को मान लेते हैं रेस्ट पे, जबकि रियलिटी में कहते हैं कि सन भी हो सकता है किसी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर काट रही हो गैलेक्सी के,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में भी, और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ ग्रेविटेशन में भी मिलेंगे। वहाँ मिलेंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, यहाँ सन और अर्थ की तरह। तो इसमें याद करो जब भी ऐसे रिलेशंस आते थे तो अपन क्या करते थे बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर वाली फंडे। तो फिर से वही है, तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, m1। अच्छा, इनमें जो रोटेशन है उसको ओमेगा 1 बोल देते हैं, ये इस तरीके से जो ऐसे करके रोटेट करें, और यहाँ जो है वो ओमेगा 2 बोल देते हैं। ठीक है, m1 ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू क्या लिखूंगा दूरी r1 बराबर, बोलो बेटा क्या लिखूं, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, और r1 प्लस r2 क्या है बेटा, 9r, r1 प्लस r2 क्या है, 9r का होल स्क्वायर। बोलो सही है, तकलीफ कोई नहीं। अब ओमेगा 2 क्या लिख सकता हूँ, m1 तो m1 आ गया, ओमेगा 2 क्या लिखोगे बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टी, तो क्या ले सकता हूँ 2 पाई अपॉन टी। इस वाले की टी कितनी दे रखी है, गिवन है, ये तो अर्थ की है, ये वाली 3 इयर्स इनटू, अब r1 कैसे लिखोगे। अब एक चीज मैं फ्लैशबैक करा दूं आपको बेटा, याद करो RCM क्या होता था सेंटर ऑफ मास में, m2r अपॉन में m1 प्लस m2, तो यहां से कहीं लोगे m1 प्लस m2, सॉरी m2r अपॉन में m1 प्लस m2, तो यहां क्या लिखोगे बेटा m2 इंटू, अब ये दूरी r कौन सी है, r1, पूरी यहां से वहां दूरी वो कितनी है 9r अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वलेंट टू, तो यही रहेगा बेटा g m1 m2 बाय 9r का होल स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ये कहां से आया, यहां से आया। बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, तो इन दोनों के लिए क्या लिखूंगा बेटा, अब अर्थ एंड सन के बीच, अर्थ एंड सन के बीच, तो अर्थ चक्कर लगाएगी सन के, तो मास ऑफ अर्थ, यहां ये चक्कर लगा रही है, इसको माने चक्कर लगा रही है ओमेगा 2 से, एम ई ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू आर दूरी मान के रखा हूं, तो आर इक्वल्स टू, बताओ बेटा जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा ओमेगा, अब यहाँ ये तो यही रहेगा इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 फिर से 2 पाई बाई टी, बट इसके लिए टाइम पीरियड कितना लिया 1 ईयर, तो क्या लिखूं 2 पाई बाई टी, ध्यान से बेटा। और ये इस बार देखो आप ध्यान से, तो इस वक्त यहां जो लिखोगे तो ये आर, तो यही आर रहने दोगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मान के वही चले। समझ रहे हो बेटा मेरी बात, यहाँ R1 R2 था तो यहां पर सेंटर ऑफ मास मान के चले थे, बट यहां तो इसी पे मान के चलोगे तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही है, ठीक है, तो यहां तो ऐसे करके मान के चले थे सेंटर ऑफ मास, तो यहां क्या लिखोगे R बराबर जी एम ई एम एस अपॉन में आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आगे का मैनिपुलेशन आपका है, आगे का मैनिपुलेशन आपका है। अब क्या है मैनिपुलेशन वो भी देख लेते हैं। तो आप अगर यहां से सॉल्व करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट टू एंड टू, ठीक है बेटा, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अपने को समय बचाना है बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 81 टाइम्स एमएस आ जाएगा, ठीक है। अरे करके भी देखोगे, ये तो उड़ा दोगे यहाँ से छम छम, फिर और सब भी सारी चीजें करके यही आएगी आपके पास। और चूंकि अभी गिवन बताया था, अच्छा रब कर दिया मैंने, चूंकि गिवन बताया था आपको m1 बराबर क्या है बेटा ms, या किसी को बोल लो आप m2 बराबर एक मास ऑफ सिस्टर दूसरे के बराबर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, तो बताओ। तो एक को लिख सकता हूँ ms, तो m1 प्लस ms, जिसको बोलना है बोलो, कोई तकलीफ नहीं। इधर आ गया बेटा 81 ms, तो यहाँ से m1 कितना आ गया बेटा 80 ms,
अब ध्यान से पढ़ो वो क्या बोल रहा है बेटा। वो एक लास्ट लाइन बोल रहा है, मास ऑफ वन स्टार इक्वल्स टू मास ऑफ द सन एंड ठीक मास ऑफ द स्टार और मास ऑफ अदर स्टार इज 20 टाइम्स मास ऑफ द सन। तो कह रहा है कि दूसरा वाला ये किसके इक्वल है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये वाली तो आप समझ गए। अब ये किसके इक्वल है बेटा, कह रहा है ये m जो आया आपका ये 20 टाइम्स n ऑफ मास ऑफ सन होगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो ना, चूंकि m1 बराबर 80 ms आ गया, तो m1 बराबर क्या लिख सकता हूँ 20 n इंटू ms। तो सोचो कब होगा ये वैल्यू, n की वैल्यू जब क्या हो जाए 4। तो आंसर है बेटा 4। अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर कहूँगा। सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट मिक्स हुई, पहली बात। दूसरी बात रोटेशन तो था ही, मीन्स सेंटर ऑफ मास प्लस ग्रेविटेशन तो था ही। समझ आ रही हो बेटा। और मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ बोर न्यूक्लियस, उस वक्त का वही कंसेप्ट यहाँ भी है। ओके, अच्छे से देखो आप। और फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी टफनेस है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मिलकर करते हैं, आसानी से हो जाएगी। और क्वेश्चंस अच्छे कंसेप्ट सिखा रहे हैं, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे आप नज़र गराए रखने का। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, रीड कीजिए हमारे साथ। अ लॉन्चिंग पैड विथ a spaceship is moving along a circular orbit of the moon whose radius r is triple that of moon. Okay, the ship leaves the launching pad with a relative velocity of equal to the launching pad's initial orbital velocity v0 and the launching pad then falls to the moon. Okay, determine the angle theta with the horizontal at which the launching pad crashes into the surface of its mass is twice that of spaceship. ओके, तो अब मैं इसको फिगर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन समझे बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है ये मून है, ठीक है, अपना चंदा मामा बिल्कुल। कह रहा है कि 3r रेडियस पे एक समझो कोई स्पेसशिप है और इसके अंदर जो है अपना समझो लॉन्चिंग पैड है जिसे अपने को रिलीज करनी है। कह रहा है ये स्पेसशिप जो है, ये स्पेसशिप और इसके अंदर जो लॉन्चिंग पैड है समझ लो, जो भी इस तरीके से कह रहा है इसका जो लॉन्चिंग, ये जो लॉन्च कर रहा है इस पैड को, इसकी मास 2m है और इसकी m है, मतलब टोटल ये कंबाइंड देखे तो इनिशियली 3m होगी। मतलब स्पेसशिप की मास अगर m है तो ये कितनी होगी 2m। तो टोटल इनिशियली मास कितने 3m। तो यहाँ से कह रहा है कि ये इस तरीके से कितनी रफ्तार से जा रही थी बेटा, वो कह रहा है आपको v0 रफ्तार से जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, v0 रफ्तार से जा रही है। अब इसमें से इसको लॉन्च किया गया, तो इसको समझो ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई, तो इसको थोड़ा सा फिगर ऐसे बना लो समझाने के लिए बेटा। तो इस तरीके से इसे लॉन्च किया गया सपोज, और सपोज लॉन्च किया तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉन्च करते वक्त इसकी कोई रफ्तार हो गई v डैश। लॉन्च करने के बाद क्या ये इस तरीके से गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। जब ये गिरेगी तो कह रहा है जब ये इस तरीके से यहाँ पर मून पर आई तो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, तो ये एंगल थीटा आपको बताना है। क्या हो गया, तोते उड़ गए? सर समझ ही नहीं आया क्या कहानी चल रही, सर समझ ही नहीं आया क्या कहानी चल रही। समझोगे तो समझ आ जाएगी बेटा। एक स्पेसशिप है जो मून से 3r की दूरी पर है, इसकी रेडियस r है। मून की कितनी दूरी है? रेडियस r। 3r की दूरी पर है, लॉन्च किया गया है एक स्पेस से, एक लॉन्चिंग पैड को लॉन्च किया गया, और ये कितने से चल रहा था? v0 से। तो आपसे पूछा है जब ये गिरेगा इस तरीके से तो इसकी ये थीटा एंगल क्या हॉरिजॉन्टल से बना के गिरेगा, ठीक है, तो वो थीटा आपसे पूछे। प्यारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो आप,
तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं लॉन्चिंग करना है, आपको पता है बेटा, आप अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है, आप उसको दूरी ले जाते हो बाहर और उसको वहाँ पर तोड़ देते हो, सेपरेशन करते हैं, तो फिर ताकि वो उसको रूट अंडर GMP/r मिल जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी, और फिर वो उसके चक्कर काटने लगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ क्या करना है मुझे, मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, स्टेप जाएगा आगे, तो मेरे साथ बने रहे, कोई तकलीफ नहीं है। पहले बताओ कितना था बेटा, टोटल मास 3m इनटू रफ्तार कितना था v0, शुरुआत में, फाइनली। तो अब जब ये फाइनली हुआ, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये 2m का मैं कितना रफ्तार मान रहा हूं, 2m का कितना रफ्तार मान रहा हूं, v डैश प्लस ये m, बाद में जो ये स्पेसशिप होगी, जो ये जाएगी वो m, इसके लिए बेटा क्या लिखूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए इस फ्रेम से देखोगे तो इसको पलट के दोगे ये, तो ये कितना हो जाएगा, v0 प्लस v डैश। सर ये क्या किया आपने, मैं आपको समझा दूं बेटा, खूब आपने प्रॉब्लम क्या होगा सेंटर ऑफ मास में, ये ट्रॉली प्रॉब्लम में उठता है बेटा। यहाँ पर एक बंदा है इस तरीके से, सपोज ये जंप किया, तो इनिशियल और फाइनल हमेशा आप ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लगाते थे, याद करो बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में रहा। तो यहाँ पर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये, तो उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव खेला हमने, समझ आई मेरी बात बेटा क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या खेला बेटा, रिलेटिव खेला। अब ध्यान से एक स्टेप चलूंगा, आप मेरे साथ बने रहें, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप देखो उस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटे, 2mv डैश mv डैश 3mv डैश mv0 माइनस mv0, तो यहाँ आपको दिखेगा 3mv डैश बराबर 2mv0 छम छम। तो यहाँ से फाइनली अपने पास क्या आ गया, v डैश बराबर 2v0/3, तो अपने पास ये v डैश है बेटा। अब क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो वो क्या बोल रखा है कि इसको लॉन्चिंग पैड से हटाए, ठीक है, लॉन्चिंग पैड को स्पेसशिप से किए, ओके। नाउ अब बेटा क्या सोचो, अब क्या करोगे, अब क्या करें, अब आप क्या कर सकते हो कि v डैश आ गई हमारे पास, हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन डरने वाली बात नहीं है, मैं फिर बोलूँगा। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं लॉन्चिंग पैड पर। किस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। लॉन्चिंग पैड पर बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। अब आपको उसने दे रखा है मून का मास वगैरह कितना दे रखा है बेटा, मून के मास पे इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो वैसे मून का मास तो आपको मान के कैपिटल M चलना है, उसने बोल दिया, ओके कोई बात नहीं। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉन्चिंग पैड पे, लॉन्चिंग पैड की पहली रफ्तार कितनी थी बेटा, तो क्या लिखोगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। तो अब आप अगर देखोगे बेटा तो k इनिशियल क्या था बेटा, जब लॉन्चिंग पैड यहां से यहां तक आई तब जाके एनर्जी कंजर्व कर रहा है, यहां और यहां के बीच में बेटा, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। तो k इनिशियल क्या लिखोगे, हाफ मास तो इसका 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, आपको पता है माइनस में लिखेंगे, और वो कितना लिखोगे बेटा बताओ, g m इंटू 2m अपॉन में दूरी बोलो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये कौन सा m है, इसका m है, अपॉन में दूरी कितनी होगी 3r। एक एक स्टेप कर रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, बराबर। अब जब आप फाइनल एनर्जी लिखोगे बेटा, फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल एनर्जी हाफ 2m। अब यहां पर मैंने माना जब ये यहां पर गिरती है तो इसकी रफ्तार हो जाती है v, कितनी हो जाती है बेटा v। जब इस पर गिरा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी v, पहले यहां पर था पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पर गिरा तो कितनी रफ्तार होगी v, तो v होगी तो क्या मानूंगा v का स्क्वायर, माइनस आपको पता है g,
अच्छा, जब इस पर गिर जाएगी तो रेडियस क्या लेंगे, आर, तो जी एम 2m बाय रेडियस आर। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। पसीने तो छूट रहे हैं, गर्मी इतनी लग रही है। ओके, तो अब आपको यहां से बेटा दिखेगा कि ये वी डैश की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुटअप कर सकते हो, और जैसे आप ये वी डैश की वैल्यू यहाँ उठा के पुटअप करोगे, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो इसको अच्छे से। अगर आप देखो तो मैं बता दूं, आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वी डैश की वैल्यू, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बेटा, वरना टाइम की उतनी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, जब ये वी नोट से ऐसे चक्कर काटेगा बेटा, तो वी नोट बराबर क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर जी एम बाय आर। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। बट ये आर कौन सा होता है, स्मॉल आर। यहां से स्मॉल आर कितनी है, 3r, तो यहां क्या लिखूंगा, 3r। अरे कोई भी ये अर्थ है, इसके चक्कर मून लगा रही है, तो ये घूमेगी कितनी रफ्तार से, v बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, v बराबर क्या होता है, रूट जी एम पी बाय आर। mp मतलब प्लैनेट हो गई, तो यहां प्लैनेट कौन है, मून, और ये लॉन्चिंग स्पीड इसके चक्कर काट रही, ठीक है। तो ये बात तो आपको पता है कैसे करता है, gm1m2 बाय आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाय आर, तो रूट अंडर gm बाय 3r। तो v नॉट की वैल्यू आप चाहोगे तो अब इसको v नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे बेटा। अब बताओ, यहां से v डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2v नॉट। छम आप मैनिपुलेशन कर लोगे क्या, मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, उम्मीद करता हूं मैनिपुलेशन कर लोगे। तो v डैश बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, आपके पास जो आने वाला है आपके पास, क्योंकि मैनिपुलेशन करने से अपना कोई मतलब नहीं है, आपका है, आप बेटा जरूर मैनिपुलेशन करें। आप जितना जल्दी करोगे, जितना अच्छा करोगे, उससे आपका ज़्यादा। तो आपके पास ये दिखेगा 2gm बाय 3r प्लस आपके पास जो आ जाएगा वो v डैश स्क्वायर बाय 2। नाउ आप ये देख सकते हो कि आपके पास v डैश बराबर क्या है बेटा, 2v नॉट बाय 3, ठीक है। अच्छा, यहां पर v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। v डैश की वैल्यू यहां से क्या रखोगे, 2v नॉट बाय 3, v डैश की वैल्यू क्या रखोगे, 2v नॉट बाय 3, और v नॉट की वैल्यू क्या रखोगे, रूट gm बाय 3 यार। v डैश की वैल्यू 2v नॉट बाय 3 खोल लोगे ना बेटा, समय नहीं है अपने पास, तो बस इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथ जब लंबी हो जाती है तो मुझे थोड़ा एक्सपोर्ट करने में टाइम लग जाता है बहुत, इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, v डैश स्क्वायर बाय 2, v डैश की जगह 2v नॉट बाय 3, और v नॉट को क्या लिखोगे, रूट gm बाय 3 यार। तो अब यहाँ से आपको दिखेगा कि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो v बराबर 2 रूट 10 बाय 3 टाइम्स v नॉट आ जाएगा। ये यहाँ तक का गेम है, तो उस पर रखने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब क्या करेंगे, अब बेटा मेन, अब देखना ध्यान से, तो यहाँ तक आपका जनरली ठीक था। अब अगेन प्यारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि अब जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगी, तो अब मुझे ये थीटा बताना है, तो अब क्या करूँ, अब मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। अब बेटा एक बार और क्या कंजर्व करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब कब होता है ये, जब टॉर्क 0 हो जाए। और जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करोगे तो आपको पता है किस रफ्तार से शुरुआत में छोड़ा था, 2mv डैश, L बराबर mvr, मास 2mv डैश इंटू आर की वैल्यू बोलो 3r। क्या ही पसीने आ रहे हैं बेटा यार, परेशान हो गए गर्मी में, है ना। अब ध्यान से देखो, जब ये v से ऐसे गिरेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये आपको समझ आ रही होगी। हमेशा v परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, बोलो याद आया कुछ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ठीक है ना। r के हमेशा परपेंडिकुलर, तो r ये हो गई, तो परपेंडिकुलर वाला ये हो गया, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा। इसको अच्छे से लिख लो, आपको दिख जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा हो जाएगा, v cos थीटा। तो आप क्या लिखो, बराबर 2mv डैश cos थीटा इंटू r। तो यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा,
छम 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 छम, ये वी डैश तो वी डैश निपट गया जी। नहीं, ये निपटा दोगे तो फिर तो गेम खत्म हो गई बेटा। यहाँ पर आते वक्त क्या रफ्तार है, वी है, तो ये मैं वी डैश कॉस थीटा गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो ये रहा वी डैश, थोड़ी सी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनना। तो ये वी डैश आर से आर छम छम, तो वी डैश आ गया वी कॉस थीटा अपॉन में 3r। बोलो सही है यहाँ पर कि नहीं, बोलो बेटा। 3, अच्छा आर आर तो छम छम हो गया। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा क्या आ गई बेटा, 3v डैश अपॉन में v। अब देखो आंसर किसके टर्म में दे रखा है, अब देखो आंसर किसके टर्म में दे रखा है। अच्छा, ये तो इसमें तो ऑप्शंस तो है ही नहीं, तो आपको सब्जेक्टिव दे रखा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगी बेटा। v डैश की वैल्यू कितनी निकाले थे वो अपने को अब देखनी पड़ेगी। अब v की वैल्यू यहाँ पर है, तो रखो आप cos थीटा में बेटा, cos थीटा में रखो। v की वैल्यू क्या रखोगे, नीचे तो आ जाएगा, सॉरी 2√10 v0 अपॉन में 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इंटू 3 तो है ही पहले से। v डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा, पुराने वाले में अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हो v डैश की वैल्यू, पुराने वाले में v डैश की वैल्यू बेटा कुछ आई थी क्या, कुछ तो आई होगी, हाँ 2/3 v0। v डैश की वैल्यू बेटा आएगी थी अपने पास, आप पहले देखो अपन निकाल चुके हैं, वो कितना है 2/3 टाइम्स v0, तो यहाँ रख सकते हो v डैश की वैल्यू 2/3 टाइम्स v0। छम 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 छम, तो cos थीटा आ गया 3/√10, तो दिस इज द आंसर। तो थीटा आ गया cos इनवर्स 3/√10। मैं आंसर मैच करा लेता हूँ एक बार, बिल्कुल परफेक्ट, थीटा इज द cos इनवर्स 3/√10। तो ये आंसर था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार मोमेंटम कंजर्व, फिर एनर्जी कंजर्व, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो अपने पास थीटा आ गई cos इनवर्स 3/√10। अब मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, चूंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्ति की घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि बेटा उस क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। कौन से क्वेश्चंस को, चूंकि मेरे पास समय नहीं है तो मैं सारे तो नहीं कवर कर सकता, बट फिर भी मैं बता दूँ, मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ, मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ बेटा, फिर भी बता रहा हूँ। आप बस कैविटी वाली क्वेश्चन एक जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं आपके नोट्स में बेटा मैं करा रखा हूं, जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी आप कैविटी वाली बेटा क्वेश्चंस कर लेना। और जिसको ये दूरी सपोज r/2 है, ठीक है, ये पूरा मान लो, और जो भी बेटा ये r/2 हो गया, और ये दूरी है r। ये कैविटी वाली क्वेश्चंस प्लीज जरूर कर ले। पोटेंशियल निकालने के लिए भी आ सकता है किसी भी पॉइंट दूरी x पर, या फोर्स भी निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो और ये बिल्कुल वही केस है जैसे कि जिसको काट कर निकाला उसको माइनस के साथ ला के अटैच करेंगे, और चूंकि सॉलिड होगा तो सॉलिड के सेंटर पे लिखना होगा पोटेंशियल, तो 3/2 kq/r वहां होती थी, एनालॉजी से लगाओगे 3/2 माइनस के साथ gmm/r। ठीक है, तो बस ये लास्ट वेराइटी बचा था, मोस्टली मैंने कवर कर लिया है। तो यहाँ से ग्रेविटेशन के बाद आप टेलीग्राम का जो चैनल नीचे लिंक दे रखा है आप उस चैनल पे जाए, आपको डीपीपी मिलेगी किसकी, ग्रेविटेशन की, और मोस्टली उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, फिर से बोल रहा हूँ, तो लगाए। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेकर आने वाला हूँ, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ ईमानदारी के साथ उस डीपीपी को करें। होप कि आपको अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।